दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वीआरजी पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के ऐतिहासिक काल को। सबसे पहली क्लास है प्राचीन इतिहास की एक ऐतिहासिक काल को लेकर के। जो ऐतिहासिक काल है हमारा वो 600 बीसी ईसा पूर्व से माना जाता है। 600 बीसी से लेकर के जो वर्तमान तक चल रहा है ये सब हमारा ऐतिहासिक काल कहलाता है। इससे पहले के दो काल हैं, मैंने वो आपको एक प्लेलिस्ट बना करके वहाँ वीडियोस को डाल दिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, और जिसका नाम है प्रिय बच्चों महाजनपद काल। महाजनपद काल आप मान के चलें कि किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे एक क्वेश्चन आपको जरूर ही यहाँ से मिलता है। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अच्छे से वीडियो देखो, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है, आपको पक्का हो रहा है, हर एग्जाम में आपको मिलेगा, तब मेरे प्रिय साथियों इसको लाइक और सब्सक्राइब आप करें, ठीक है। और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल कब से माना जाता है? ये 600 बीसी, ठीक है। इसकी जो डेट है वो 600 बीसी है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में जो लोग रहते थे वो समूह बनाकर रहते थे, एक जन बनाकर रहते थे, जनों का एक समूह होता था। तो यहाँ जनस्व गोपा वहाँ का राजा होता था। वहाँ का जो राजा है वो क्या कर रहा है? गायों की रक्षा कर रहा है, जनों की रक्षा कर रहा है। तो वहाँ का जो राजा है वो क्या है? गौपति है। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र विस्तार होने लगा था कुल्हाड़ी के माध्यम से, क्योंकि वहाँ में एक लोहे की जानकारी प्राप्त हुई। तो कुल्हाड़ी के माध्यम से हमने क्या किया है? क्षेत्र को विस्तार किया है, ठीक है। हल हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि लोहे की जानकारी, तो हल बनाए हैं, गहरी जुताई संभव हुई है। और राजा क्या कर रहा है वहाँ का? वो युद्ध के द्वारा क्षेत्रों का भी विस्तार कर रहा था। लेकिन यहाँ तक आते आते क्या होता है कि ऋग वैदिक काल के जो जन थे वो आपस में मिलने लगे, और उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया? वो जनपद बन गया, ठीक है। ये स्थिति कब की थी हमारी? ऋग वैदिक काल की। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल में जनपद की जानकारी थी हमें, तो नहीं थी। जनपद की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक काल में। जब दो जनपद हमें मिल जाते हैं तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? वो महाजनपद बनेगा। क्या बनेगा? महाजनपद। तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल के बारे में, ठीक है। आइए, इस चीज को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं तो इसको ज्यादा हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है महाजनपद काल। तो आइए दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं, क्या है ये महाजनपद काल। देखिए, इस काल को हम लोग हलचल कहते हैं, हलचल का काल कहते हैं, या हम परिवर्तन का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? हलचल का काल या परिवर्तन का काल क्यों कह रहे हैं? कि यहाँ तक आते आते एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। राजा युद्ध के द्वारा एक दूसरे के राज्य को जीत रहा है, ठीक है। और चीजें देखिए क्या क्या है यहाँ पर। आते आते हमें क्या जानकारी मिल रही है? आहत सिक्कों की जानकारी मिल रही है। सबसे पहली बार ये हुआ है कि भारत में आहत सिक्के मतलब मुद्रा का प्रचलन हो रहा है, मुद्रा का प्रचलन हो चुका है। तो इससे हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है हमारे काल में, ठीक है। कि अभी तक हम लोगों के पास में किसी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं थी। तो सर्वप्रथम हमें भारत में मुद्रा की प्राप्ति कहाँ से होती है? महाजनपद काल से होती है। क्या नाम है? आहत सिक्के से कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा काल है तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा है। यहाँ पर जैन धर्म का उदय हो रहा है। अब ये जो दोनों धर्म हैं ये क्या हैं? ये वैदिक संस्कृति के विरोधी हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये क्या है। तो ये वैदिक संस्कृति की कैसे हैं? ये विरोधी। वैदिक संस्कृति की क्या है? ये विरोधी हैं, उसके विरोधात्मक ये स्थिति को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे हम और बात करें यहाँ पर आकर के, तो ये जो महाजनपद है वो कितने महाजनपद हमें प्राप्त हो रहे हैं? तो 16 महाजनपद प्राप्त हो रहे हैं। कितने प्राप्त हो रहे हैं? 16 महाजनपद हो रहे हैं। इन्हीं पर हम एक बात और देखना चाहें तो यहाँ पर जो हमें एक मगध जनपद प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? गंगा नदी के क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। देखा जाए तो सारे जनपद जितने भी हैं वो लगभग में ज्यादा से ज्यादा जनपद जो हमारा वो गंगा नदी यहाँ की जोड़ रहा है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है? सुविकसित है। सुव्यवस्थित व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। जब सुव्यवस्थित हमें व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है तो क्या हो रहा है? ये द्वितीय नगरीकरण कहलाया। पहला नगरीकरण कौन सा था हमारा? सिंधु घाटी की सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? तो प्रिय बच्चों इसको हमने नाम दिया द्वितीयकरण,
ठीक है। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो इन सब चीजों को देखते हुए इसको क्या नाम दे दिया गया, हलचल और परिवर्तन का काल इसे हमने नाम दिया है। ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय नगरीकरण किसे कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहेंगे आप लोग, द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल को कहेंगे। वैदिक संस्कृति का विरोध कहां से प्रारंभ हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, महाजनपद काल से कहेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कौन से काल के समकालीन है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप महाजनपद काल कहेंगे। ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम महाजनपद का उदय होता है तो कितने महाजनपद हम लोग को यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ हमें महाजनपद प्राप्त हो रहे हैं 16। कितने महाजनपद हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 16 महाजनपद हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि इन महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बौद्ध ग्रंथ, कौन सा, बौद्ध ग्रंथ, और इसका क्या नाम है, अगुंतर निकाय। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि शायद कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, कुछ गिनत नहीं कितनी बार पूछा गया, काफी बार पूछा जा चुका है। कि विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमें महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है तो कहां से प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से। दूसरी बात करें तो कौन आता है यहाँ पर, तो आता है जैन ग्रंथ। कौन आता है, जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ से किससे प्राप्त होती है, तो जैन ग्रंथ है हमारे पास भगवती सूत्र। कौन सा, भगवती सूत्र। तो यहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये दो ग्रंथों से हमें जानकारी होती है, महाकर्ष और भी है लेकिन उसकी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है, हमसे सिर्फ दो ही के बारे में यहाँ पर अच्छे से पूछा जाता है। तो ये पूरा महाजनपद के बारे में था आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे महाजनपद के जो 16 महाजनपद हैं, तो आइए देखते थोड़ा सा और समझते हैं। इस 16 महाजनपद में एक साम्राज्य का उदय होता है यहाँ पर, और वो क्या बनता है हमारा मगध साम्राज्य। ठीक है। और मगध साम्राज्य का विनाश करके आगे कौन सा साम्राज्य आएगा, तो आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य आएगा। कौन सा आएगा, मौर्य साम्राज्य आएगा। और ये पूरे एक अखंड भारत का यहाँ से फिर से एक निर्माण करता है। तो ये हमारा क्रम है यहाँ पर पढ़ने का। ये छोटी सी जानकारी आपके महाजनपद के बारे में रही। अब हम प्रत्येक राज्य को, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, तो प्रत्येक में से एक को उठाएंगे और अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये 16 महाजनपद हमारे हुए हैं। तो 16 महाजनपद कहाँ, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं एक सीरीज से आपको लेकर के चलूंगा, फिर मैं एक एक करके सबके बारे में आपको विस्तृत शॉर्ट जानकारी दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से कि 16 महाजनपद हमारे कहाँ पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है। तो ये है हमारा कंबोज। ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान के राजपुर, इसकी जो राजधानी है वो हाटक है। कौन सी क्या राजधानी, अभी हम लिखकर आपको बताएंगे क्या इसकी राजधानी है। तो कंबोज है, इसकी राजधानी हाटक है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ये जो एक ऐसा क्षेत्र था कि यहाँ से घोड़े जो थे, वो घोड़े एक अच्छी किस्म के घोड़े यहाँ पर मिलते थे, और इसको वास्ता शस्त्रोपजीवी इसको कहा गया है। इसके लिए इसको इसलिए ये कहा गया है, ये तो मैं आपको लिख दूंगा अभी, वास्ता शस्त्रोपजीवी इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर जो साधन था व्यक्ति को जीवन यापन चलाने का, तो क्या था वहां पर हथियार बनाना, ठीक है, व्यापार करना, पशुओं का लेन देन करना, उच्च किस्म के घोड़े प्राप्त करना। तो इसलिए उसको वास्ता शस्त्रोपजीवी राज्य कहा जाता है। तो इसकी राजधानी क्या है, हाटक है। अब हम आते हैं गांधार पर। तो ये पूरी हमारा क्या है, ये भी हमारा पाकिस्तान का एरिया है। इस समय वर्तमान में देखा जाए तो कौन सा एरिया है ये, तो ये भी पाकिस्तान का ही एरिया पड़ता है। इसकी राजधानी हमारी तक्षशिला है। इसके बाद हम आते हैं कुरु पर। कुरु जो है हमारा वो दिल्ली और हरियाणा, जैसे मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है दिल्ली, और दिल्ली के साइड में क्या होता है हरियाणा। तो दिल्ली और हरियाणा का एरिया पड़ता है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और ये हमारा सूरसेन, इसकी जगह नहीं थी मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। तो ये कौन सा स्थान है हमारा, ये है हमारा सूरसेन। कौन सा है, सूरसेन। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा ब्रजवासी, और ब्रजवासी का मतलब समझ गए होंगे आप, सूरसेन मथुरा में। कहाँ का एरिया है ये हमारे, मथुरा का ये वाला हमारा पार्ट पड़ता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो ये हमारा वत्स है, और ये हमारा काशी है। कौन सा है, आप लिख लीजिएगा, ये हमारा वत्स है और ये हमारा काशी है। ये हमारा कौशाम्बी का एरिया पड़ता है, और ये हमारा जो काशी है आप समझते हैं बनारस है, इलाहाबाद है, मिर्जापुर, इस वाले क्षेत्र का ये एरिया होता था। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो ये चेदी है। चेदी कौन सा है, ये चेदी है। और ये जो हमारा पड़ता है ये बुंदेलखंड जो हमारा एरिया है उस वाले एरिया में आता था। तो ये एक ऐसा एरिया भी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा चेदी है ये हमारे एमपी और प्लस यूपी दोनों का एरिया पड़ता था।
कुछ सीमाएं इसकी एमपी में आती थी और कुछ सीमाएं इसकी यूपी में आती थी। इसकी बच्चों बात करेंगे तो ये है हमारा अवंती, कौन था ये, अवंती, और ये भी हमारे बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता था। ये अवंती के बारे में आप जानते ही हैं, जहाँ पे इसको पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो ये अस्मक है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित हमारा क्षेत्र है और एकमात्र दक्षिणी स्थान है ये हमारा महाजनपद काल का। एकमात्र ये हमारा दक्षिणी स्थान होता है महाजनपद काल का, ठीक है। इसकी बात हम लोग कर चुके। अब हम लोग आते हैं अंग और मगध पर। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। अंग की राजधानी कौन सी है, चंपा है। यहाँ हमारा अंग पड़ता है और ये हमारा मगध है। इसको अथर्ववेद में कहा गया है कि ये हमारे सुदूरवर्ती प्रदेश थे। इन दोनों की हमें जानकारी ऋग्वैदिक काल में प्राप्त नहीं होती। अगर कभी भी बात आती है कि अंग और मगध की ऋग्वैदिक काल में जानकारी प्राप्त होती है तो आप कहेंगे नहीं होती है। इन दोनों राज्यों की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होती है, ठीक है। किसमें प्राप्त होती है, उत्तर वैदिक काल में। किसके थ्रू, अथर्ववेद के थ्रू हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है और ये हमारे दोनों सुदूरवर्ती प्रदेश जाने जाते थे, ठीक है। आइए अब देखिए ये जो अंग है, अंग को मगध के राजा, अब हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में विस्तार जानकारी आपको देंगे। मगध में क्या है, मगध के राजा क्या करते हैं, इसको अपने में सम्मिलित कर लेते हैं और इसको अजातशत्रु को, अपने बेटे को यहाँ का राजा, उपराजा यहाँ का बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो ये आपके 16 राज्य हो गए हैं। कितने राज्य हो गए, 16 राज्य हो गए। आपने 16 राज्यों की देखिए आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपकी 16 राज्य यहाँ पर हो रहे हैं। इन 16 राज्यों को पढ़ना है। इसकी बात करते हैं, मत्स्य के बारे में ही बताया। तो मत्स्य देखिए ये जो बेटा है ये हमारा कहाँ का है, ये हमारे राजस्थान का एरिया है। ये क्षेत्र आपको विशेष ध्यान रखने, मैं आपको लिख दूंगा आपके लिए, ये क्षेत्र आपको विशेष ध्यान रखने होते हैं। इन क्षेत्रों से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम में जाओगे तो आपसे पूछा जाता है कि मत्स्य की आप राजधानी बताइए क्या है, और यदि किसी डीप एग्जाम में जाओगे तो आपका क्षेत्र पूछा जाता है कि मत्स्य जो है वो वर्तमान में कहाँ है, तो भरतपुर है, अलवर है, ये वाला एरिया हमारे मत्स्य में आता है, ठीक है। तो ये हमारे कितने राज्य हो गए, यहाँ से पांचाल है, ये कोचर है। अब हम राज्य की अगर बात करें तो ये 8 राज्यों का समूह था, 8 राज्यों का समूह था। ये कितने का, 8 राज्यों का समूह था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो, ये जो वज्र है ये हमारा गढ़ राज था। 2 प्रकार के राज थे महाजनपद काल में। महाजनपद काल में क्या था, महाजनपद काल में 2 प्रकार की बच्चों की व्यवस्थाएं थी। एक तो थी राजतंत्रात्मक, कौन सी थी, राजतंत्रात्मक, और दूसरी थी गणतंत्रात्मक। कैसी, गणतंत्रात्मक, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था थी। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी हमारे महाजनपद काल में। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि यहाँ का कोई विशेष राजा राज करता था। यहाँ जो राज होता था उसका जो राजा होता था तो कोई विशेष होता था। जबकि गणतंत्र का मतलब ये होता था कि इस गण में एक समूह बना करके वहां राज किया जाता था और उसी के द्वारा जो है वहां पर एक राजा चुना जाता था। राजा कोई पैतृक नहीं होता था, जबकि यहाँ पर राजा कैसा होता था, पैतृक होता था। जबकि यहाँ पर एक समूह के द्वारा एक गण बना करके कुछ लोग बैठते थे और फिर निश्चित करते थे कि ये कैसा है, यहाँ पर गणतंत्र है, मतलब यहाँ पर राजा किसको चुना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क था, दोनों प्रकार के राज थे। तो यहाँ पर जो हमारा वज्र है वो क्या था, गणतंत्रात्मक था। यहाँ पर इसको किसने जीता, तो अजातशत्रु ने जीता था। इसके 2 जो है, एक सुनीत था, एक वत्सकार था। ये दोनों कूटनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा वहां फूट डालने के कारण इनको जीत दिया गया था। तो ये हमारे 16 महाजनपद हुए। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके लिए 16 महाजनपदों के बाद कंबोज की राजधानी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो आइए कंबोज के बारे में देखते हैं। कंबोज, कंबोज की जो राजधानी है बच्चे वो क्या है, हाटक। क्या राजधानी है, हाटक राजधानी है। अगर यहां से देखा जाए तो इसको क्या कहा गया है, इसको क्या है, शस्त्रोप जीवी। इसको देख लीजिए आप, शस्त्रोप जीवी इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको ऐसा, क्योंकि ये जो जीविका अपनी चलाते थे, जो अपनी जीविका चला रहे हैं, जीविका चलाने के लिए क्या करते थे ये लोग, हथियार का निर्माण करना, हथियार बना रहे हैं ये, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं,
व्यापार कर रहे हैं इस टाइप से। और अगर कहा जाए कि ये वास्ता शस्त्रोपजीवी किसने इसको नाम दिया है, तो बच्चे इसको नाम दिया है किसने, कौटिल्य ने। किसने नाम दिया है इसको, कौटिल्य ने इनके बारे में ये कहा है। तो हमारा सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर कंबोज की राजधानी हाटक है। ये पूछा जाता है कि वास्ता शस्त्रोपजीवी किस राज्य के लिए कहा गया है, तो आप कहेंगे कंबोज के लिए कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि कंबोज से ही, इसी से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, उच्च किस्म के घोड़े क्या प्राप्त होते हैं हमें यहाँ से, उच्च किस्म के घोड़े हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम दूसरे को उठाते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, गांधार। तो यहाँ से कुछ विशेष हमें नहीं पूछा जाता है, और गांधार से हमें जो पूछा जाता है इसकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तक्षशिला। क्या राजधानी है, तक्षशिला। और यहाँ का जो शासक था कौन था, यहाँ का जो शासक है बच्चों वो था पुष्कर सारिन या सारिन। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जो पुष्कर सारिन राजा कहाँ का है, ये राजा है गांधार का। कहाँ का है ये, गांधार का है। ठीक है, यहाँ से ये क्या करते हैं, ये जो है ये मगध, ये वाला, ये हम आपको विषय पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, थोड़ा सा बता दें। यहाँ जो मगध का जो शासक आगे मिलेगा आपको, बिंबिसार मिलेगा, वो अपना दूत भेजता है। किन के लिए भेजता है, इनके लिए, और इनसे मित्रता कर लेता है। मित्रता करने का भी उसका एक कारण था, क्योंकि ये वाले जो राज थे, ये राज क्या करते थे, इस गांधार पर आक्रमण करके उसे जीत लेते थे, उसको जीत चुके होते। तो ये चाहता था कि अगर ये वाला राजा जो है इसको जीत रहा है तो कहीं ना कहीं मुझ पर भी आक्रमण करेगा, तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं मिल जाऊं इस व्यक्ति से और इससे मित्रता कर लूं, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो राज हो गए। अब हम बात करते हैं, दो को समझ लिया, एक कंबोज गांधार के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुरु के बारे में। तीसरी राजधानी हमारी क्या है यहाँ पर, महाजनपद, और वो है दोस्तों हमारा कुरु। तो ये कुरु है हमारा, ये हमारा कहाँ है, सबसे पहले चीज तो ये कि कुरु है कहाँ, तो ये है हमारे दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र। विशेष ध्यान रखना है इसको कि कुरु जो है हमारा वो कहाँ का क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ का ही हमारा क्षेत्र, और कुछ ज्यादा है नहीं पूछा जाता है। राजधानी की बात करो यहाँ, तो राजधानी इसकी हो जाएगी हस्तिनापुर। क्या होगी, हस्तिनापुर, को आपने इसके बारे में जाना ही है। अगला देख लीजिए, अगला हम यहाँ से लेते हैं पांचाल के बारे में। किसको उठाते हैं, पांचाल। ठीक है, अब पांचाल की बात करें तो पांचाल की दो राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी की बात करोगे तो वो थी यहाँ पर अहच्छन, और यदि हम दक्षिणी राजधानी यहाँ पर बात कर लें तो दक्षिणी राजधानी हमारी यहाँ पर होगी कामपिल। कौन सी होगी, कामपिल की हमारी दक्षिणी राजधानी होगी। अब इसकी हम क्षेत्र की बात करें तो रोहिलखंड का क्षेत्र पड़ता है। रोहिलखंड के क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है बरेली है। इसमें अगर लिखना चाहते हो आप कौन कौन से क्षेत्र लिख सकते हो, वो बरेली आएगा। ठीक है, बरेली के पास में आपका पीलीभीत का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। इसके साथ में यदि बात करें तो बदायूं आ जाएगी आपकी, बदायूं के साथ बात करेंगे तो बुलंदशहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो आसपास की जो क्षेत्र है वो सब रोहिलखंड का क्षेत्र कहलाता है, और वो किसमें था हमारे उसमें, पांचाल जनपद में उस समय हमारे ये था। अगला हम पांचाल के बाद की बात करते हैं तो अगला हमारा आता है यहाँ पर, और वो आता है हमारा कोसल। कौन सा आता है, कोसल आता है। अब कोसल की हम राजधानी की बात करें तो कोसल की राजधानी है हमारे पास में श्रावस्ती। क्या राजधानी है, कोसल की जो राजधानी है वो क्या है, श्रावस्ती। ये लीजिए, और दूसरी राजधानी यहाँ पर हमारी बनती है कुशावती। कौन सी बनती है, कुशावती। तो एक राजधानी हमारे यहाँ पर मोस्टली तो आपसे राजधानी पूछी जाएगी, तो एक राजधानी कोसल की जो है श्रावस्ती है, और दूसरी राजधानी कौन सी है यहाँ पर, ये कुशावती है। अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ पर था, तो हमारे सई नदी के तट पर। इसको ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, किसके तट पर था ये, सई नदी के तट पर ये हमारे स्थित था। तट पर स्थित था ये, कहाँ स्थित था ये, तो सई नदी के तट पर ये हमारे स्थित था। अब देखिए कोसल की दो राजधानियां हैं, एक श्रावस्ती है, श्रावस्ती का एरिया आप जानते हैं, दूसरा आपका कुशावती है। ये जो हमारा महाजनपद है, जो हमारा जनपद है, ये कहाँ स्थित है, तो इस सई नदी के तट पर ये हमारा क्षेत्र स्थित था। इसके बाद अगर हम इसमें ही देखें कि ये क्षेत्र कौन सा आता है, तो श्रावस्ती का नाम आपने जैसे ही सुना तो यहाँ से आपको क्षेत्र को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर आपका फैजाबाद, मैं ही लिख दे रहा हूँ, कौन सा,
फैजाबाद है आपका। फैजाबाद के साथ साथ आप गोंडा कह सकते हो, आसपास का ही क्षेत्र ये पड़ता है। गोंडा हो गया आपका, और उसके आसपास कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? बहराइच। तो ये वाला जो एरिया है हमारा फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कोशल महाजनपद ये वहाँ पर कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास क्या मिली? कुरु के बारे में हम जानेंगे, जिसकी मोस्ट चीज है हमारे पास हस्तिनापुर, राजधानी पूछी जाती है। पांचाल के बारे में जाने तो राजधानी इसकी तो इंपॉर्टेंट है ही, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है हमसे ये किस वाले क्षेत्र में है। बदायूं इसमें आता है, अलवर इसमें आता है, एमपी इसमें आता है, नेपाल इसमें आता है, उत्तराखंड, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अभी हम बात करते हैं कोशल को लेकर के। तो कोशल जो है हमारे इसकी दो राजधानियां हैं, एक श्रावस्ती है और दूसरी हमारी कुशावती है। ठीक है, ये हमारी सई नदी के तट पर है। और इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो आप समझ गए फैजाबाद, गोंडा और बहराइच इसका क्षेत्र होता है। इसको तो हम करते हैं, अब छठे की बात कर लेते हैं। और छठा हमारा कौन सा आता है? हम लोग 3, 4 की बात कर, 5 की बात कर चुके हैं, और छठा है हमारा यहाँ पर वज्जी। कौन सा है? वज्जी। आइए वज्र के बारे में समझते हैं। तो वज्र की जो राजधानी है वो क्या है? वज्र की राजधानी है वैशाली। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है कि ये 8 राज्यों का समूह है, क्योंकि हमने आपको वही बता दिया था कितने राज्यों का समूह है ये? 8 राज्यों का समूह होता है ये। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। और अगला इसके बाद में वज्र के बाद हमारा आता है मल्ल। कौन सा आता है? मल्ल आता है। ठीक है, और मल्ल की यदि हम बात करें तो यहाँ की 2 राजधानी हम कह सकते हैं, एक पावा के नाम से आती है और दूसरी हमारी आती है कुशीनगर के नाम से। कुशीनगर के नाम से हमारा ये मल्ल आता है। यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो वज्र है हमारा, वज्र को हम कहें तो वज्र हमारा यूपी प्लस नेपाल दोनों की सीमाओं में आ जाता था। वज्र हमारा कहाँ आ जाता था? ये यूपी और नेपाल दोनों की सीमा में हमारा वज्र महाजनपद आता है। कभी आपसे पूछा जाता है, देखिए 2 महाजनपद ऐसे हो रहे हैं। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर अवंती की, ये वाला है हमारा अवंती, ये वाला। ठीक है, और एक हमारा ये है। तो इसको आप देखिए, ये मेनली आपका यूपी और एमपी में आता है, चेदी यूपी और एमपी में आता है। जबकि यहाँ पर हम बात करें अगर वज्र को लेकर के, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा वो यूपी प्लस नेपाल में भी आ जाता है इसका क्षेत्र। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है? यहाँ पर मल्ल हो गया। और मल्ल के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने इस राज्य की, और ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा चेदी। क्या राज्य है? चेदी। इसकी आपको राजधानी इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी अजीब सी नाम है। और क्या नाम होता है? सोक्तीवती। सोक्तीवती, इसे क्या कहते हैं? सुक्तिवती, सुत्थीवती, इस प्रकार से भी इसका नाम मिलता है। मतलब इस प्रकार से जो भी आपको नाम मिलेंगे तो आप मान लीजिए वो चेदी के ही होंगे। चेदी में कौन कौन सा हो गया? एक सोक्तीवती हो गया, और दूसरी कौन सी इसकी राजधानी है? सुत्थीवती है या सुक्तिवती है, इस प्रकार से कभी भी नाम आता है तो आप समझ जाइए वो किसका होगा? वो आपके इसके चेदी का ही नाम होता है। ठीक है, सुक्तिवती भी कह सकते हैं, कभी कभी ये भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सुक्तिमती भी मिलेगा इसका नाम। ठीक है, तो सोक्तिवती है, सुत्थीवती है या सुक्तिमती है, इस प्रकार से कभी भी नाम मिलते हैं तो किसकी राजधानी होगी? वो हमारे चेदी की राजधानी होती है। ठीक है, अब चेदी कहाँ है इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। एमपी और यूपी की बॉर्डर का एरिया होता है बुंदेलखंड। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर अवंती के बारे में। अवंती जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अवंती। ठीक है, जो अवंती महाजनपद, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं इसकी राजधानी के बारे में कि इसकी भाई राजधानी क्या क्या है। तो जो इसकी उत्तरी राजधानी है वो है उज्जैनी। कौन सी है? उज्जैनी। और इसकी जो दक्षिणी राजधानी है वो है महेशमती। क्या है? महेशमती। इसको समझ लो, यही एक टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से समझ लिए यहाँ तो समझ लो पूरा महाजनपद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग किसको समझ रहे हैं? इसमें अवंती के बारे में जान रहे हैं। अवंती की जो उत्तरी राजधानी है वो कौन सी है? उज्जैनी है, उसको ऊपर लिखा है हमने। और जो दक्षिणी इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? महेशमती है। महेशमती के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ का जो वंश है, सबसे पहले भी समझ लो यहाँ पर यहाँ वंश कौन सा था? तो यहाँ पर वंश था प्रद्योत वंश। कौन सा वंश था? प्रद्योत वंश। ठीक है, और यहाँ का जो शासक है वो कौन है? यहाँ जो शासक है वो है हमारा चंद्र प्रद्योत। अब यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे सबके बारे में, चंद्र प्रद्योत। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके और बारे में। अवंती के जो शासक हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। देखिए
इससे पहले आप लोगों ने वत्स के बारे में सुना था, और वत्स हमारा कहाँ है, वत्स हमारा ये है, ठीक है। और वत्स के बारे में सुना था जिसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। क्या राजधानी है, कौशाम्बी, ठीक है। तो जो वत्स के नरेश हैं, मैं पूरा लिख रहा हूँ, अच्छे से इसको समझ लेना और नोट भी कर देना साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। वत्स नरेश उदयन, तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। वहां पर मैंने इसको छोड़ा था, मैंने आपसे कहा भी था कि आगे मैं आपको बता दूंगा। वत्स नरेश उदयन और चंद्र प्रद्योत के मध्य शत्रुता थी। मध्य क्या थी, शत्रुता थी। याद रखेंगे आप इस पॉइंट को, ठीक है। चंद्र प्रद्योत और जो वत्स नरेश उदयन है उनके मध्य क्या थी, दोनों के मध्य शत्रुता थी। अब शत्रुता के कारण क्या थे, तो जो चंद्र प्रद्योत हैं उनकी एक बेटी है वासव दत्ता। क्या नाम है उसका, बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वासव दत्ता और जो वत्स नरेश उसका क्या नाम है, उदयन। इन दोनों में प्रेम प्रसंग चलता था। इस कारण से क्या था, इन दोनों के प्रेम प्रसंग के कारण ही चंद्र प्रद्योत और वत्स नरेश उदयन के बीच में शत्रुता का कारण था ये, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पर एक रचना भी लिखी है और उसका जो नाम है वो क्या है, कई बार ये रचना पूछी गई है, स्वप्नवासव दत्ता। क्या नाम है, स्वप्नवासव दत्ता। जो रचना है उसका क्या नाम है, स्वप्नवासव दत्ता। और ये रचना किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे कालिदास ने। किसने लिखा है, कालिदास ने। तो देखिए अवंती नरेश, चंद्र प्रद्योत और वत्स नरेश उदयन के बीच में शत्रुता थी। उसका मुख्य कारण क्या था कि इनकी जो बेटी है चंद्र प्रद्योत की और जो उदयन है इनके बीच में प्रेम प्रसंग चलता था, जिस पर एक रचना लिखी है स्वप्नवासव दत्ता, और वो किसने लिखी है, कालिदास ने। दूसरा पॉइंट यहां देखिएगा, महाकच्चायन। क्या नाम है, महाकच्चायन के संपर्क में आकर इन्होंने क्या किया, में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या किया था इन्होंने, बौद्ध धर्म अपनाया। समझते रहना ध्यान से मेरी बात को, मैं सब पॉइंट बना के आपको बता दे रहा हूँ, पूरा आप समझ लीजिए। यहाँ से आपका महाजनपद काल का हिंदी पर सिमट जाएगा। महाकच्चायन के संपर्क में आए थे और उन्होंने क्या किया, यहाँ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला पॉइंट है बिंबिसार के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिंबिसार के बारे में हरियस बंद का एक संस्थापक है। बिंबिसार ने क्या किया था, इनका एक राजवैद्य है। कौन है बिंबिसार का, राजवैद्य, और जिसका नाम क्या है, उसका नाम है जीवक। इनको भेजा था, इनके दरबार में इनको भेजा। क्यों भेजा, जब ये चंद्र प्रद्योत बीमार थे, और किससे बीमार थे, पीलिया रोग से। पीलिया रोग से क्या थे, बीमार थे। उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पांडु रोग। क्या कहा जाता है इसको, पांडु रोग, ठीक है। पीलिया को हम लोग क्या कहते थे उस समय, पांडु रोग कहते थे। जब ये पांडु रोग से बीमार थे, कौन बीमार थे, चंद्र प्रद्योत की हम लोग बात कर रहे हैं। जब चंद्र प्रद्योत पांडु रोग से बीमार थे तो बिंबिसार ने एक राजवैद्य भेजा, जो कि क्या नाम था उसका, जीवक। इनके इलाज के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिंबिसार हरियक वंश एक शक्तिशाली राजा रहे हैं। इनका कारण था, इन्हें 3 प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाया, मित्रता के द्वारा, शादी संबंध के द्वारा, और अपना युद्ध से क्षेत्रों को जीत कर, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग यहाँ और देखें, उसको भी समझ लीजिए। आइए तो देखते हैं हम लोग यहाँ। देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गांधार नरेश थे, ये जो गांधार नरेश थे, पुष्कर सारिन, पुष्कर सरित भी मिलता है, पुष्कर सारन भी मिलता है। गांधार नरेश ने क्या किया था, वत्स को जीत लिया था। समझते रहना चीज ध्यान से। गांधार नरेश, गांधार नरेश पुष्कर सारिन ने चंद्र प्रद्योत को पराजित किया। क्या किया, पराजित। देख लीजिएगा ध्यान से, पराजित किया, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा। तो ये 4 पॉइंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आपको समझाना चाहूंगा, वो आप डायग्राम्स के माध्यम से अच्छे से समझिए। देखिए वत्स है, क्या है ये, वत्स है।
तो जब गांधार नरेश ने क्या किया, वत्स को जीत लिया, तो यहाँ पर जो मगध के उस समय बिंबिसार जी थे, उनको एक खतरा सा लगने लगा और उन्होंने क्या किया, इनके पास अपना एक राजवैद्य भेज दिया इनके इलाज के लिए और अपना एक दूत भेज दिया इन्होंने इनके पास मित्रता के लिए। ठीक है, अब इनका क्या हुआ, खतरा दोनों से कम हो चुका है। आत्मा करके इन्होंने क्या किया, ये जो काशी साम्राज्य है इसको अपने आप में मिला रखे हैं, ये जब अपने पास में मिला लिया तो यहाँ से भी इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही कि अब इनको ये जीत चुके हैं, क्योंकि इनसे इनकी दोस्ती है। जब इनसे इनकी दोस्ती है तो ये तो इनका सहयोग करेंगे, जब सहयोग करेंगे तो उन्होंने क्या किया, इस वाले काशी को इन्होंने जीत लिया है। अब कौन बचता है पड़ोस में, भाई बचता है अंग। कौन बचता है, अंग बचता है। अंग को उन्होंने आक्रमण करके वहां से जीत चुके हैं और उसका जो उपराजा है वो किसे बनाएंगे, अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद में सबसे शक्तिशाली यदि बात करें तो कौन था, वज्र था, जो कि कहाँ था, हमारे भारत में था और नेपाल की सीमा में ये था। कौन था, वज्र, 8 राज्यों का समूह था ये। तो इन्होंने क्या किया, भाई इसको नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या किया, इन्होंने वहां की बेटी से शादी कर ली, एक संबंध बन गया। तो इस प्रकार से अब ये क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में यहाँ पर उभर कर आ रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को उठाते हैं हम लोग। और अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज करके अभी नहीं बता रहा हूँ, देखिए अवंती मैं आपको बना चुका हूँ। तो अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर बनता है और वो क्या बनता है, अगला टॉपिक शूरसेन। शूरसेन जो क्षेत्र है हमारा वो कहाँ का है, ये क्षेत्र है बच्चों हमारे मथुरा का, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर मथुरा का। यहाँ के जो शासक है वो कौन है, अवंती पुत्र। आप नोट कर लीजिएगा, शासक कौन है यहाँ के, अवंती पुत्र हैं। ठीक है, तो शूरसेन की जानकारी सिर्फ इतनी ही आपके लिए, मथुरा का क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र है और यहाँ के शासक कौन है, अवंती पुत्र हैं। बात करें यदि हम मत्स्य की, तो मत्स्य की जो राजधानी है वो क्या है, विराटनगर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्या राजधानी है इनकी, विराटनगर। किसकी राजधानी है, मत्स्य की राजधानी है। और ये जो क्षेत्र है हमारा ये राजस्थान का, आप नोट कीजिए मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान के अलवर और भरतपुर का ये क्षेत्र है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अस्मक को लेकर के, इसकी बात हम लोग यहाँ करते हैं, अस्मक की बात करते हैं। तो जो अस्मक है एकमात्र दक्षिणी स्थान है हमारे पास में, या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत में, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है, लिखते जाइएगा साथ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हुआ कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। दूसरा क्या बनता है यहाँ पर, देखिए बहुत ध्यान से, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, अगर हम क्षेत्र की बात करें कि भाई क्षेत्र कौन सा आता है, तो क्षेत्र आता है इनके पास नर्मदा नदी से लेकर के, नर्मदा नदी से गोदावरी नदी तक का इनके पास क्षेत्र था। ये नर्मदा नदी से लेकर के गोदावरी तक इनके पास क्या था, ये क्षेत्र था। ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास क्या बचता है, बाकी सब हम जान चुके। अब हम लोग बात करते हैं अंग को लेकर के। ठीक है, अंग को लेकर बात करते हैं, तो अंग के बारे में आपको ही नहीं जानकारी दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए अंग की जो राजधानी है वो क्या है, चंपा। क्या राजधानी है उनकी, चंपा। इसके यदि हम प्राचीन नाम की बात करें, किस नाम की, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम था इसका मालिनी। क्या नाम था इसका, मालिनी नाम था। और देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं इसके वास्तुकार की, कि भाई इसको किसने बसाया, तो इसके जो वास्तुकार थे वो थे महागोविंद। क्या नाम उनका, महागोविंद। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए इसको। अंग के बारे में बता रहे हैं आपको, प्राचीन नाम जो है चंपा का, प्राचीन नाम किसका है, ये चंपा का क्या नाम है, मालिनी है। वास्तुकार कौन है इनके, महागोविंद है। यहाँ का जो शासक है उसका क्या नाम है, तो बच्चे यहाँ पर जो शासक है ना इसका, यहाँ का जो शासक है उसका नाम है ब्रह्मदत्त। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रह्मदत्त। यहाँ का जो शासक है वो कौन है, ब्रह्मदत्त है। एक पॉइंट और है उसको लिखिएगा, मगध नरेश बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराकर अपने साम्राज्य में मिला दिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा बनाया। ये बात हम आपको हरियक वंश में जाकर के भी बताएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ समाप्त हो जाती है अंग को लेकर के। अब हमारे पास एक साम्राज्य बनता है और उसका नाम क्या है हमारे पास, और वो है हमारा मगध। ठीक है, क्या है, मगध। मगध साम्राज्य है हमारा।
अब ये जो मगध है साम्राज्य, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। क्या था बृहद्रथ वंश, क्या निकुंजय था, क्या जरासंध थे, कौन थे, ये सब उनकी सब जानकारी देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों ये आज का टॉपिक? यदि वास्तव में आपको अच्छा लगा है और लगता है कि आपको एग्जाम में इससे फायदा होगा तो प्लीज दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तो इसको जरूर पहुंचाएं जिससे कि उन लोगों को भी इस टॉपिक का फायदा हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।